कहते हैं 19वीं सदी के उस दौर में कवि पृथ्वीराज की शायरी में ऐसा जादू था कि अमीर औरतें अपना दिल ही नहीं, अपनी तिजोरियां भी हार बैठती थी। उसका नाम धीरे धीरे कवि चोर पड़ गया था। एक शहर से दूसरे शहर वो दिलों और दौलत पर डाका डालता और हवा में गायब हो जाता था। उसका हुस्न, उसकी आवाज और उसके लफ्ज एक ऐसा जाल थे जिसमें फंसना तय था। कई घर उजड़े, कई दिल टूटे, पर पृथ्वीराज की कलम और उसकी फितरत नहीं बदली। अब उसकी नजर राजस्थान के एक खुशहाल कस्बे पर थी। यहाँ उसका अगला निशाना थी अकेली, दौलतमंद विधवा सविता, जिसकी खूबसूरती के चर्चे तो थे, पर जिसकी तन्हाई के चर्चे उससे भी ज्यादा थे। पृथ्वीराज ने दूर से उसकी हवेली को देखा और मुस्कुराया। उसके लिए ये एक और आसान शिकार था, एक और कहानी जिसे वो अपनी जीत की किताब में लिखने वाला था, या शायद वो ऐसा सोचता था। पृथ्वीराज कस्बे में एक आम मुसाफिर बनकर दाखिल हुआ। उसने कुछ दिन लोगों के बीच बिताए, उनकी बातें सुनी और सविता के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि सविता अपने पति की मौत के बाद से अकेली ही अपनी विशाल रियासत संभाल रही है। वो होशियार है पर तन्हा है। वो दिन में हवेली के झरोखे से चुपचाप नीचे बाजार की रौनक देखती है। पृथ्वीराज ने उसे देखा। झरोखे की जाली के पीछे एक खूबसूरत उदास चेहरा। उसकी चाल में एक शाही अदा थी, पर उसकी आंखों में एक खालीपन था जिसे पृथ्वीराज पहचानता था। यही खालीपन उसका हथियार था। वो जानता था कि ऐसी औरतें प्यार और शायरी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने मन ही मन अपना पूरा जाल बुन लिया। उसे लगा सविता की दौलत और उसका दिल दोनों अब उससे ज्यादा दूर नहीं हैं। उसकी नजरों में सविता एक खूबसूरत पंछी थी जो सोने के पिंजरे में कैद थी, और वो उसे आजादी का ख्वाब दिखाकर सब कुछ लूटने वाला था। अगले दिन पृथ्वीराज ने अपनी चाल चली। जब सविता बाजार से गुजर रही थी, उसने जानबूझकर एक बैलगाड़ी वाले से टक्कर ली, जिससे भगदड़ मच गई। सविता के हाथ से फूलों की टोकरी छूटकर बिखर गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, पृथ्वीराज एक हीरो की तरह सामने आया। उसने भीड़ को रोका और जमीन से एक एक फूल उठाकर उसकी टोकरी में रखा। जब उसने आखिरी गुलाब सविता को थमाया तो उनकी नजरें मिली। पृथ्वीराज ने बिना एक पल गवाए एक शेर कहा, ये फूल तो खुदगर्ज है जो आपकी खूबसूरती से जलकर बिखर गए, वरना आपकी आंखों की झील में तो पूरी कायनात डूब जाए। उसकी आवाज में शहद घुला था और आंखों में एक शरारत थी। आसपास के लोग वाह वाह करने लगे। सविता ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी बनावटी परवाह और पहले से तैयार किए गए अल्फाजों के पीछे झांकने की कोशिश की। उसके चेहरे पर हैरानी थी, पर आंखों में एक गहरी सोच थी जिसे पृथ्वीराज पथ नहीं पाया। सविता ने खुद को संभालते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी अदा में एक ऐसी नजाकत थी कि पृथ्वीराज का दिल एक पल के लिए सच में धड़क उठा। सविता ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप एक कवि लगते हैं। आपकी शायरी सुनने का मौका मिले तो हमें खुशी होगी। क्या आप कल शाम हमारी हवेली पर चाय पीने आएंगे? ये आमंत्रण पृथ्वीराज के लिए जीत का ऐलान था। उसने बड़ी अदा से हामी भर दी। जब वो हवेली से वापस जा रहा था, उसके कदमों में एक गुरूर था। उसे यकीन था कि जाल में पंछी फंस चुका है, लेकिन जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, हवेली के झरोखे पर खड़ी सविता का चेहरा बदल गया। उसके होठों पर वो बनावटी घबराहट नहीं, बल्कि एक ठंडी समझदार मुस्कान थी। उसने पृथ्वीराज की चाल को पहली नजर में ही पकड़ लिया था। अब बस ये देखना था कि यह शिकारी अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंसता है। खेल तो अब शुरू हुआ था। अगली शाम पृथ्वीराज हवेली के आंगन में बैठा था। बीच में संगमरमर का फव्वारा चल रहा था और हवा में चमेली की खुशबू थी। माहौल किसी ख्वाब जैसा था। सविता खामोशी से उसकी शायरी सुन रही थी। पृथ्वीराज ने अपनी सबसे बेहतरीन नज़्में सुनाई। हर लफ्ज में मोहब्बत, तन्हाई और एक साथ जीने की आरज़ू पिरोई हुई थी। वो सोच रहा था कि सविता उसकी बातों में खो चुकी है, पर सविता के सवाल बहुत सीधे और सरल होते थे। कवि जी, आप हमेशा टूटे दिलों की बात क्यों करते हैं? क्या आपने कभी जोड़ने वाली शायरी लिखी है? या आपकी शायरी में औरतें हमेशा कमजोर और बेसहारा क्यों होती हैं? हर सवाल एक तीर की तरह था।
जो पृथ्वीराज के बनावटी मुखौटे पर एक नई खरोंच लगा जाता था। पृथ्वीराज जवाब तो देता था, पर उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि ये औरत उसकी शायरी की गहराई नहीं, बल्कि उसके इरादों की गहराई नाप रही थी। दिन हफ्तों में बदलने लगे। पृथ्वीराज का रोज शाम को हवेली आना एक रस्म बन गया। वो हर दिन एक नया गुलाब और एक नई नज्म लेकर आता। सविता भी अब खुलने लगी थी। वो उसे अपनी तन्हाई के किस्से सुनाती, अपने दिवंगत पति की यादें बताती और इस बड़ी हवेली में अकेलेपन के बोझ का जिक्र करती। पृथ्वीराज को लगता कि वो उसका भरोसा जीत रहा है, कि सविता धीरे धीरे पिघल रही है। पर ये सब एक सोचा समझा नाटक था। सविता की हर कहानी में एक इशारा होता था, उसके हर दुख में एक सवाल छिपा होता था। वो पृथ्वीराज को वही सुना रही थी जो वो सुनना चाहता था, एक अमीर, अकेली और कमजोर औरत की दास्तान। उनकी बातचीत की महफिलें गहरी होती जा रही थी। हवा में रोमांस का एहसास था, पर उस एहसास के नीचे एक खतरनाक खेल चल रहा था, जिसमें एक शिकारी को लग रहा था कि वो जीत रहा है और शिकार खामोशी से अपना जाल बिछा रहा था। एक शाम बातों बातों में सविता पृथ्वीराज को अपनी ख्वाबगाह यानी अपने निजी कमरे में ले आई। कमरा किताबों और कलाकृतियों से भरा था, पर पृथ्वीराज की नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। तभी सविता ने एक भारी नक्काशीदार संदूक की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में एक बनावटी उदासी थी। ये हमारे खानदान की निशानी है। इसमें मेरे गहने ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की यादें और मेरी सारी दौलत है। मेरे पति कहते थे कि ये संदूक इस हवेली की आत्मा है। उसने संदूक को ऐसे छुआ जैसे वो कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि उसकी जान हो। पृथ्वीराज ने जब उस संदूक को देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं। उसकी आंखों में लालच की एक ऐसी चमक आई जिसे वो अपनी शायरी के पर्दे के पीछे भी छिपा नहीं सका। सविता ने वो चमक देख ली। उसने अपना चारा फेंक दिया था और मछली ने उसे निगल लिया था। अब बस सही वक्त का इंतजार था। उस रात पृथ्वीराज के जाने के बाद सविता अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसने दीवार पर लगी अपने पति की तस्वीर को देखा। एक शांत, समझदार और मोहब्बत करने वाला चेहरा। उसे अपने पति की बातें याद आईं। सविता, वो कहते थे, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार दिमाग होता है। लोग इंसान की कमजोरी ढूंढते हैं, तुम उनकी नीयत पढ़ना सीखो। किसी के लफ्जों पर मत जाना, उसकी आंखों में झांकना। सच हमेशा वही छिपा होता है। ये शब्द उसकी ताकत थे। लालची रिश्तेदारों से इस रियासत को बचाते बचाते वो लोगों को पढ़ना सीख गई थी। वो जानती थी कि पृथ्वीराज जैसे लोग औरत की तन्हाई को उसकी कमजोरी समझते हैं, पर उसे आज अपनी तन्हाई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ढाल लग रही थी। एक ऐसी ढाल जिसके पीछे वो अपने सारे फैसले ले सकती थी। उसने अपने पति को धोखा नहीं खाने का वादा किया था और वो ये वादा निभाने वाली थी। पृथ्वीराज की बेचैनी अब बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि अब और इंतजार करना बेवकूफी होगी। अगली शाम उसने माहौल को और भी रुमानी बना दिया। उसने सविता के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सविता, हम कब तक यूं छिप छिप कर मिलेंगे? यह हवेली तुम्हारे लिए एक पिंजरा है। मेरे साथ चलो। हम कहीं दूर एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं, तुम और मेरी शायरी होगी। उसकी आवाज में एक जुनून था, एक ऐसा वादा था जो किसी भी अकेली औरत को पिघला सकता था। उसने आजादी और मोहब्बत के इतने खूबसूरत सपने दिखाए कि एक पल के लिए सविता की आंखें भी नम हो गईं। पर ये आंसू दुख के नहीं थे। यह उस शिकारी की बेताबी देखकर आई एक खामोश हंसी थी, जो ये नहीं जानता था कि उसका शिकार खुद एक शिकारी है। सविता जानती थी, पृथ्वीराज को उसकी नहीं, उस संदूक की जल्दी थी। अगले दिन सविता ने अपना चेहरा घूंघट से ढका और कस्बे के वैद्य की छोटी सी दुकान पर पहुंची। दुकान में जड़ी बूटियों की तेज महक थी। वैद्य एक बूढ़े और समझदार इंसान थे जो सविता के परिवार को सालों से जानते थे। सविता ने धीमी आवाज में कहा, वैद्य जी, आजकल हमें रात में नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है। कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे गहरी और सुकून की नींद आए। वैद्य ने बिना कोई सवाल पूछे जड़ी बूटियों को पीसा और एक छोटी सी पुड़िया बनाकर सविता को दे दी। ये बहुत असरदार है, उन्होंने कहा, बस एक चुटकी दूध में मिला देना।
इंसान सुबह से पहले नहीं उठेगा। सविता ने पुड़िया अपनी साड़ी में छिपाई, वैद्य को धन्यवाद दिया और चुपचाप हवेली लौट आई। उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत और इरादे पहले से ज्यादा साफ थे। अब उसके हाथ में वो हथियार था जो पृथ्वीराज की शायरी से भी ज्यादा ताकतवर था। उस रात जब पृथ्वीराज आया तो सविता की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, पृथ्वीराज, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हम ये तन्हाई और नहीं सह सकते। पृथ्वीराज की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसने सविता को गले लगा लिया। तभी सविता ने पीछे हटकर कांपती हुई आवाज में कहा, पर एक शर्त है, हम अपनी खानदानी संदूक पीछे नहीं छोड़ सकते। वो बहुत भारी है, पर उसमें हमारी माँ की आखिरी निशानी है। हम उसे उठाए बिना नहीं जा सकते। क्या तुम उसे हमारे लिए उठाओगे? ये सुनकर पृथ्वीराज की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन हामी भर दी। तुम्हारी हर चीज मेरी है सविता, मैं उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। उसने वादा किया और उसकी आवाज में लालच साफ झलक रहा था। सविता ने अपना मुंह फेर लिया ताकि पृथ्वीराज उसके होठों पर आई मुस्कान न देख सके। पूर्णिमा की रात तय हुई। पृथ्वीराज के लिए वो जीत की रात थी, सविता के लिए इंसाफ की। पूर्णिमा की रात आ गई। हवेली में आज खास तैयारी थी। सविता ने पृथ्वीराज के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और रोमांस घुला हुआ था। पृथ्वीराज की नजरें बार बार उस संदूक पर जा रही थी जो कोने में रखा था। खाने के बाद सविता एक चांदी के कटोरे में खीर लेकर आई। ये हमारी तरफ से हमारी नई जिंदगी के लिए एक मीठी शुरुआत, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पृथ्वीराज ने खुशी खुशी पूरा कटोरा खा लिया। उसने अपनी जीत का जाम उठाया और कहा, हमारी नई जिंदगी के नाम। पर कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगी। उसे लगा कि ये शायद खुशी का नशा है। वो मुस्कुराता रहा, पर उसका सिर मेज पर झुकता गया। और फिर अपनी जीत के सबसे मीठे सपने में खोया हुआ वो गहरी नींद में सो गया। उसके चेहरे पर एक आखिरी विजय मुस्कान जमी रह गई। पृथ्वीराज के सोते ही सविता की सारी बनावटी नरमी गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर एक रानी का आत्मविश्वास था जो अपनी सल्तनत की रक्षा कर रही थी। उसने हवेली के वफादार बूढ़े खिदमतगार को बुलाया। दोनों ने मिलकर बेसुध पृथ्वीराज को उठाया। उन्होंने उसे किसी राजकुमार की तरह घोड़े पर नहीं बल्कि एक गधे पर लादा। फिर सविता ने एक तख्ती उठाई जिस पर उसने खुद लिखा था, मैं कवि पृथ्वीराज हूँ। मैं शायरी सुनाकर भोली औरतों को लूटता हूँ। ये मेरी सजा है। उसने वो तख्ती पृथ्वीराज के गले में एक हार की तरह डाल दी। आखिर में उसने वो भारी खानदानी संदूक उठाया जो असल में अंदर से बिल्कुल खाली था और उसे पृथ्वीराज के बगल में गधे पर रख दिया। यह उसके लालच का प्रतीक था जो अब दुनिया के सामने उसकी रुसवाई का कारण बनने वाला था। सब कुछ खामोशी से हुआ, जैसे एक लेखिका अपनी कहानी का आखिरी अध्याय लिख रही हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा कस्बा एक अजीब से हंगामे से जागा। बाजार के बीचों बीच एक गधे पर वो मशहूर खूबसूरत कवि पृथ्वीराज सो रहा था। उसके गले में लटकी तख्ती उसका सारा सच बयान कर रही थी। जो लोग कल तक उसकी शायरी पर वाह वाह करते थे, आज उसे देखकर ठाके लगा रहे थे। बच्चे उसके चारों तरफ घूम घूम कर उसे चिढ़ा रहे थे। उसकी जिल्लत का तमाशा बन चुका था। उसकी शायरी, उसका हुस्न, उसका गुरूर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। जब उसकी नींद खुली तो हजारों आंखों की नफरत और हंसी ने उसका स्वागत किया। ये हार किसी भी जेल की सजा से बड़ी थी। कवि चोर आज खुद एक जीती जागती कहानी बन गया था, एक ऐसी कहानी जो सबको सबक सिखाएगी। और ऊपर अपनी हवेली के उसी झरोखे में सविता खामोशी से ये सब देख रही थी। उसके हाथ में सुबह की चाय का प्याला था और उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। नीचे का शोर उस तक नहीं पहुंच रहा था। उसकी हवेली महफूज थी, उसकी इज्जत महफूज थी और उसका दिल अब पहले से ज्यादा आजाद था। लोग कहते थे वो अकेली और कमजोर है, पर वो भूल गए थे कि सबसे शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। सविता ने अपने होठों पर आई एक हल्की सी संतुष्ट मुस्कान को नहीं रोका। उसकी तन्हाई अब कमजोरी नहीं
बल्कि उसकी चुनी हुई शांति थी। कवि अपनी सजा पा चुका था और रानी अपने महल में सुरक्षित थी। कहानी खत्म हो चुकी थी और इस कहानी की लेखिका सविता थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।